नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से राजनय या डिप्लोमेसी राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि साधन है। उस पर हमने मार्गेंथाउ के विचारों का भी उल्लेख किया था। अब आज जो अपना टॉपिक है या ये वाला जो अपना टॉपिक है वो मार्गेंथाउ से ही जुड़ा हुआ है कि मार्गेंथाउ ने राजनय की या डिप्लोमेसी की सफलता के लिए 9 नियम बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? मार्गेंथाउ का विचार है कि आधुनिक युग में कुछ ऐसे विकास हुए हैं जिनके परिणाम स्वरूप डिप्लोमेसी की प्रभावशीलता को आघात पहुंचा है। तथापि यदि राजनय उन तरीकों का पुनः प्रयोग करे जिनके द्वारा सुदूर अतीत से राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध नियंत्रित हुए हैं, तो इनकी उपयोगिता का पुनः प्रवर्तन हो सकता है। अर्थात आज के जो युग में परेशानियां या राजनय की प्रभावशीलता को जो नुकसान हुआ है, अगर हम परंपरागत या प्राचीन या अतीत से चीज़ों को हम सबक लेते हैं, सीखते हैं, तो शायद हमें इसकी उपयोगिता का महत्व पता चलता है। मार्गेंथाउ ने राजनय के 9 नियमों का उल्लेख किया है जिनके माध्यम से यह समायोजन द्वारा शांति स्थापित कर सकता है और राष्ट्रीय शक्ति तथा राष्ट्रीय हित संवर्धन के एक शक्तिशाली साधन के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो सकता है। वो 9 नियम कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है कि राजनय को धर्मयुद्धीय भावना से अवश्य रहित होना चाहिए। अर्थात डिप्लोमेसी को धर्म युद्ध या धार्मिक जो भावना होती है उससे अपने आप को पृथक रखना चाहिए। ये पहला नियम है जिसकी अवहेलना राजनय युद्ध का संकट लेकर ही कर सकता है। कोई भी धर्म अथवा मत पूर्ण सत्य नहीं होता, अतः अपने धर्म को ही सत्य मानकर उसे शेष संसार पर आरोपित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रयत्न शांति के लिए घातक होगा। विदेश नीति के ध्येयों की परिभाषा एक विश्वव्यापी राजनीतिक धर्म के रूप में नहीं की जानी चाहिए। धर्मयुद्धीय भावना से रहित होकर ही राजनय को उन वास्तविक समस्याओं का सामना करने का अवसर प्राप्त होगा जिनके लिए शांतिपूर्ण समाधान आवश्यक है। तो राष्ट्रवादी विश्ववाद की धर्मयुद्धीय महत्वाकांक्षाओं को परित्याग ही राजनय राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित संवर्धन का एक सफल साधन सिद्ध हो सकता है। धर्मांधता या अपने धर्म को सर्वोच्च मानना, दूसरे के धर्म को निम्न मानना या धर्म के आधार पर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। इसलिए धर्म से परे रहकर ही राजनय का उपयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट अपन इसमें लेते हैं। दूसरा बिंदु है कि शांति संरक्षण राजनय का दूसरा नियम है। अर्थात एक शांतिप्रिय राष्ट्र के राष्ट्रीय हित की परिभाषा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के अर्थ में हो सकती है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा राष्ट्रीय क्षेत्र एवं इसकी संस्थाओं की अखंडता के रूप में ही अवश्य होनी चाहिए। तब राष्ट्रीय सुरक्षा वह न्यूनतम वस्तु है जिसकी राजनय को यथेष्ट शक्ति द्वारा बिना समझौते के रक्षा करनी होगी। अर्थात एक लाइन में कहें कि विदेश नीति के ध्येयों की जो परिभाषा है या विदेश नीति के लक्ष्यों की जो परिभाषा है वो राष्ट्रीय हित के अर्थ में अवश्य करनी चाहिए। अर्थात विदेश नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करे या राष्ट्रीय जो शक्ति है राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्धि करे। तीसरा पॉइंट है इसमें कि राजनय को राजनीतिक क्षेत्र पर दूसरे राष्ट्रों के दृष्टिकोण से अवश्य ही देखना चाहिए। राजनय को अर्थात डिप्लोमेसी को यदि उसे राष्ट्रीय हित संवर्धन की दृष्टि से सफल होना है तो दूसरे राष्ट्रों के दृष्टिकोण और राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में रखना चाहिए। आत्मपक्षपात की अतिशयता एवं अन्य लोग स्वभावतः क्या आशा अथवा किस से भय करते हैं, इस विचार के पूर्णतः अभाव के समान किसी राष्ट्र के लिए कुछ भी घातक नहीं है। अर्थात किसी दूसरे राष्ट्र की क्या आकांक्षा है, क्या महत्वाकांक्षा है, क्या हित हैं, हमें अपने डिप्लोमेसी को काम में लेते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 है कि राष्ट्रों को उन सभी प्रश्नों पर जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं समझौते करने के लिए अवश्य इच्छुक रहना होगा। यही राजनय का कार्य सबसे अधिक कठिन है कि प्रत्येक राष्ट्र के स्थायी और देखिए प्रत्येक राष्ट्र के 2 हित होते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी हित अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते, वो हो सकता है कुछ टाइम विशेष के लिए हों, लेकिन स्थायी जो हित होते हैं किसी राष्ट्र के वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय हितों पर समझौता करने की संभावना रखनी चाहिए जो स्थायी हों, है ना।
अर्थात अगर कोई समझौता करता है तो हमारे स्थायी हितों को प्राथमिकता, मेरा मतलब यह है कि अगर डिप्लोमेसी के द्वारा अगर हमें समझौता करना पड़ रहा है किसी दूसरे देश के साथ, तो हमें अपने स्थायी हितों को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। ये किसी भी देश की डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट है इसमें 5 नंबर पे कि यथार्थ लाभ की वास्तविकता हेतु निरर्थक अधिकारों की प्रतिछाया का परित्याग करना। अर्थात वास्तविकता में अगर हमें लाभ लेना है, अपने हितों की पूर्ति करनी है, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखना है, तो निरर्थक जो बातें हैं, निरर्थक जो अधिकार हैं, उनको हमें त्यागना ही होगा। अर्थात समझौता करते समय राजनयज्ञ को अमूर्त बातों की अपेक्षा तथ्यगत वस्तुओं को ध्यान में रखकर ही विचार करना चाहिए। राजनयज्ञ के समक्ष वैधता एवं अवैधता के बीच नहीं, वरन राजनीतिक विवेक एवं राजनीतिक मूर्खता के बीच विकल्प होता है। तो राष्ट्र के लिए क्या सही है, किन परिस्थितियों में क्या सही है और किन परिस्थितियों में किन बातों को टाला जा सकता है, इन बातों की जानकारी होना किसी भी डिप्लोमेट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से अगर डिप्लोमेसी की जाएगी तो ही हम राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि कर सकते हैं। इसी संदर्भ में नंबर 6 पर हम लेते हैं कि अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए जहां से हम बिना प्रतिष्ठा गंवाए पीछे नहीं हट सकते, तथा जहां से हम बिना गंभीर संकटों के आगे नहीं बढ़ सकते। राजनीतिक परिणामों से असावधान रहकर एक राष्ट्र किसी ऐसी स्थिति के साथ अनन्यता स्थापित कर सकता है जिसे अपनाने का उसे अधिकार हो भी सकता है और नहीं भी, और तब फिर समझौता होना कठिन हो सकता है। इसलिए हमें या किसी भी राजनयिज्ञ को, कूटनीतिज्ञ को उस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी देश को उस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए जहां से बिना हानि उठाए बैक होना पॉसिबल ना हो। अर्थात अपनी प्रतिष्ठा में गंभीर हानि के बिना एक राष्ट्र उस स्थिति से पीछे हटने को तैयार ना हो या पीछे हटने की स्थिति में ना हो। राजनीतिक संकटों और संभवतः युद्ध के संकट के प्रति अपने को प्रस्तुत किए बिना यह उस स्थिति से भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस प्रकार से किसी भी डिप्लोमेट को या डिप्लोमेसी का ये महत्वपूर्ण तत्व है, या डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए कि किसी राष्ट्र को युद्ध के संकट में ना डाले। अर्थात बिना युद्ध किए, बिना अपमानित हुए, बिना किसी इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय समस्या के पैदा हुए अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती रहे और कोई भी इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो कि हमें युद्ध में अपना आप को झोंकना पड़े। इसमें इसी संदर्भ में नंबर 7 पर हम ले सकते हैं, एक निर्बल राष्ट्र को अपने लिए कभी निर्णय नहीं करने दीजिए। मतलब दूसरा राष्ट्र जो निर्बल है उसके जो निर्णय हैं, अपने जो निर्णय हैं, वो उसको कभी नहीं करने देना चाहिए। राजनीति की दृष्टि से एक शक्तिशाली राष्ट्र को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि उसके लिए कोई निर्बल राज्य निर्णय ना ले। अपने शक्तिशाली मित्र की सहायता द्वारा सुरक्षित होकर निर्बल संक्षिप्त राष्ट्र अपनी विदेश नीति के ध्येयों एवं तरीकों को अपनी आवश्यकता अनुसार चुन सकता है। तब शक्तिशाली राष्ट्र अपने को इस स्थिति में पाता है कि उसे ऐसे हितों को अवलंब देना होगा जो उसके अपने नहीं हैं, तथा वह उन प्रश्नों पर समझौता करने के लिए असमर्थ है जो उसके लिए नहीं वरन उसके संक्षिप्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमेशा एक बहुत कहावत है, कभी आपने सुनी होगी कि मित्रता समान गुण वालों की ही शोभनीय होती है ना। अपने से कमज़ोर जो राष्ट्र है, निर्बल जो राष्ट्र है, वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए अपने निर्णय ऐसी स्थिति में लेने चाहिए जहां हमारा राजनय जो है वो सफल हो सके। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट हैं इसमें सशस्त्र सेना वाला, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।